हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी क्लास वन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज पॉलिटी की क्लास में हम मूल अधिकार को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो दोस्तों, मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? ये मूल अधिकार जो है वो नागरिकों का समग्र विकास के लिए बनाया गया था और संविधान के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये ऐसे अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्त, जिसके अंतर्गत इसमें क्या है कि मूल अधिकार को देश की मूलभूत विधि अर्थात संविधान में स्थान प्राप्त होता है और ये न्यायालय में वाद्य हो गए, यानी कि हम न्यायालय में इसके लिए मूल अधिकार के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार जो है वो सर्वप्रथम इससे मूल अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम जो है 1895 में हमारे देश में 1895 में भारत देश में सर्वप्रथम मूल अधिकार को स्वराज विधेयक द्वारा तिलक जी द्वारा मांग किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। यहाँ पे भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू वो प्रथम भारतीय जिन्होंने स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की थी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है और जो मूल अधिकार है उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में सरदार पटेल द्वारा के नेतृत्व में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति का गठन किया गया था। उनकी सिफारिश पर ही संविधान को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार को लिखा गया है। दोस्तों, जो हमारा मूल अधिकार है वो भारत में यूएसए द्वारा लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रहण किया गया है। मूल अधिकारों को भारत में मैग्ना कार्टा तथा संविधान की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इसमें कौन कौन से हैं आपके मूल अधिकार, उनके बारे में हम जानते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाया है आपके लिए, जो याद करने में इजी होगा कि कौन कौन से हमारे लिए मूल अधिकार हैं। समस्त शोध संस्कृति तथा शिक्षा के उपचार के लिए किया जाता है। सम्मित समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अस्त्र से स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ध से धार्मिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति शिक्षा, जो कि संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है। और उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, परंतु 44वां जो संशोधन हुआ संविधान में 1944 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको अनुच्छेद 31 में लिखा गया था, उसको हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अब हमारे पास केवल कितने मूल अधिकार हैं? केवल 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इसमें जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम भी निलंबित नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों कुछ मूल अधिकार को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। इसमें मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को जो प्राप्त होता है उसमें है। क्या इसमें दिया गया है कि भारत सरकार तथा संसद, इसमें राज्य सरकार तथा विधानमंडल है, स्थानीय निकाय हैं जिसके अंदर आपके पंचायती राज्य हैं और नगर पालिका आदि हैं। ये सब चीज़ें अनुच्छेद 12 में है जो कि राज्य को परिभाषित करती है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 13 जो है उसमें मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच इसको बोला जाता है, अनुच्छेद 13 को, जिसके अंतर्गत आपके न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच बोला गया अनुच्छेद 13 में। इनमें कुल 3 सिद्धांत हैं: आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, पृथकीकरण का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। ये भी तीनों सिद्धांत पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, इनको क्रम से लगाइए, है ना। तो ये आप देखिएगा, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत, ये आपके अनुच्छेद 13 में है। इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसा लॉ जो है जो कि मूल अधिकार को क्या कर रहा है, मूल अधिकार के लिए असंगत है, यानी मूल अधिकार को निलंबित कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है? इसमें संविधान लागू होने के पूर्व की अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी मूल अधिकारों को नहीं मान रहा है, तो उसको स्वतः ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यहाँ पे पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो है उसका मतलब है कि अगर राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जो कि मूल अधिकारों के किसी एक भाग से, किसी भी उसमें जो मूल अधिकार में भाग हैं किसी भाग को असंगत कर रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा कि केवल उसी भाग को अवैध घोषित करेगा, न कि संपूर्ण लॉ को। ठीक है, जो लॉ केवल किसी मूल अधिकार के भाग को असंगत कर रहा है, केवल न्यायालय द्वारा उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा। अधित्याग का सिद्धांत का मतलब है कि नागरिकों को अपने मूल अधिकारों का परित्याग करने से प्रतिबंधित कर दी गई है। ओके फ्रेंड, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अनुच्छेद आप पढ़ लिए। अनुच्छेद 14 में जो है 14 से 18 तक में, वहाँ पे अनुच्छेद 14 में है विधि के समस्त समता तथा विधि का समान संरक्षण कैसे किया जाएगा उसके बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा किसी से भी, यानी कि आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, वहाँ पे आपके साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। दोस्तों अनुच्छेद 15 के 4 में है कि इसको जो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के कल्याण के लिए विशिष्ट उपबंध होगा। इसी में और लिखा गया है कि अनुच्छेद 15 का 5वां क्लॉज जो है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 93वां संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया, जिसमें SC/ST के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 6 है उसको 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में EWS, जिसमें 10% आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको 10%
आरक्षण की बात की गई है उसको 103 नंबर 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 में है। उसके बाद दोस्तों जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि सेना तथा शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सेना तथा शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, और यदि राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति होगी तो ही विदेश से अगर कोई सम्मान मिल रहा है या पुरस्कार मिल रहा है या कोई उपाधि मिल रही है तभी प्राप्त किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 18 में है जिसमें उपाधियों का अंत है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 21A जिसमें है शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, और शिक्षा का अधिकार 2009 में ही पारित किया गया, 2009 में पारित हुआ। उसके बाद अनुच्छेद जो 24 है उसमें है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि जो भी बालक आपके जो है उनके बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है, इसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों मैं मूल अधिकार में जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आते हैं बस वही आपके लिए अनुच्छेद बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं लेकिन उनको उतना मतलब नहीं है ज़्यादा पढ़ने का। अनुच्छेद 28 है राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी कि कोई भी अगर राज्य से रिलेटेड शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 32 बोलता है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। दोस्तों अनुच्छेद 32 में ये बोल है कि अगर मूल अधिकार का यानी फंडामेंटल राइट्स का कहीं हनन हो रहा है किसी भी स्थिति में तो जो भी नागरिक हैं उनको उच्चतम तथा उच्च दोनों न्यायालयों द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा वो शरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो वहाँ पे वो जा सकते हैं। एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारियों के संरक्षण के लिए 5 रिट जारी करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिट जारी करता है। ये 5 रिट कौन कौन से हैं? 5 रिट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि यदि कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण रीत है, ये बंदी प्रत्यक्ष है, इसका जिसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के जो गिरफ्तारी क्यों हुई है उसका परीक्षण करेगी, यानी कि जांच पड़ताल करने का देगी। परमादेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि न्यायालय आदेश देता है किसी भी सार्वजनिक जो पदाधिकारी हैं, पुलिस है, अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आदेश वो देता है सरकार को अपने पद से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आदेश के रूप में दिया जाता है। या कोई सार्वजनिक अधिकारी है जैसे पुलिस वगैरह हैं तो उनको आदेश देता है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, आप ऐसे करिए, तो वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा वहाँ पे आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध क्या है दोस्तों? यह एक न्यायिक रीट है। प्रतिषेध जो है वो क्या है? न्यायिक रीट है। इसमें
इसमें जिसका प्रयोग उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी ऐसे विषय पर विचार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। यह है आपका न्यायिक रिट, इसको ध्यान दीजिएगा, न्यायिक रिट है प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षण भी एक क्या है, न्यायिक रिट ही है। इसमें ये बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जो उसके अंतर्गत और भी जो नीचे का जैसे जिला पे हो गया, तहसील पे हो गए और हाई कोर्ट हो गए, ये उसके अधीनस्थ न्यायालय है। तो उसके विरुद्ध किया जाता है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा कोई भी निर्णय अगर दिया गया है तो उसको अपने पास मंगाकर वो जांच कर सकता है, और उस अगर जो आदेश दिया गया है उसको बदलने का भी पावर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो उसी को उत्प्रेषण किया जाता है, उत्प्रेषण कहा जाता है। दोस्तों, अधिकार परीक्षा क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से या गैर लॉ के द्वारा, है ना, अगर कोई सार्वजनिक पद को धारण किया जाता है या उस पर अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय के द्वारा उसके पद को हटाया जा सकता है। यही उसका अधिकार परीक्षा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का क्लास था, जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से 6 मूल अधिकारों को पढ़ा, जिसमें समस्त सोच, संस्कृति तथा शिक्षा के उपचार के लिए किया जाता है। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। और भी क्लासेस लेने के लिए मैथ या मैं डेली करंट अफेयर बनाता हूँ, जिसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बना रखा है। पॉलिटी का अलग से बनाया है, मैथ का अलग से बना लिया है प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।